हेलो नमस्कार दोस्तों। के आर पवार साइंस स्टूडियो चैनल पर आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी, जो पसीना बहाएगा वो मैदान जीत कर ले जाएगा। कहते हैं दोस्तों, कहते हैं कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से किसी ने कि कैसे बनाई आसियाना, पूछा चिड़िया से किसी ने कि कैसे बनाई आसियाना। चिड़िया ने बड़े हंसकर मुस्कुराकर जवाब दिया, भरनी पड़ती है उड़ान बार बार, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में जाना कि बायोलॉजी क्या है। दोस्तों वो तो क्या है, बार बार गिर रही है, इसको अच्छे से रख देते हैं ना। कि पिछली कक्षा में अपन ने जाना कि बायोलॉजी क्या है, अर्थात इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी के बारे में जाना, जीव विज्ञान के परिचय में जाना, जीव विज्ञान के परिचय के बारे में जाना। दूसरी कक्षा में हमने देखा कि महत्वपूर्ण शाखाएं बायोलॉजी की कौन कौन सी, जीव विज्ञान की महत्वपूर्ण शाखाएं कौन कौन सी है और जीव विज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण पालन कौन कौन से हैं। आज हम जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। कन्फर्म है कि इस टॉपिक से 1% 100% बनता है। जिस टॉपिक की आज हम बात करने वाले हैं, ऐसे तो वो हमारे क्या है, शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। ऐसे तो आप परिचित होंगे कि वो क्या है, कोशिका है। लेकिन हम कह सकते हैं कि विज्ञान की एकमात्र ये रीढ़ की हड्डी भी है। इस टॉपिक से शुरुआत होती है हमारे विज्ञान की, कि कैसे हमारे शरीर का निर्माण होता है। जिस प्रकार से दोस्तों, लेकिन अपन टॉपिक कौन सा पढ़ने वाले हैं, सेल, कोशिका। कोशिका अच्छे से जानने का प्रयास करना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंग्लिश में कहें तो सेल, शेल, कोशिका। जिस प्रकार से दोस्तों प्रत्येक मकान या कमरा किससे मिलकर बना होता है, ईंट, उसी प्रकार से हमारा शरीर भी किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से। किससे मिलकर बना होता है, कोशिका। तो कोशिका क्या है, कोशिका क्या है दोस्तों, कोशिका, कोशिका का सामान्य अर्थ, सामान्य अर्थ कोशिका का सामान्य अर्थ एक छोटा कमरा होता है। क्या होता है, एक छोटा कमरा, छोटा कमरा होता है। इसका सामान्य अर्थ क्या होता है, एक छोटा कमरा होता है। कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका, कोशिका, कोशिका किसी भी सजीव की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है दोस्तों। इकाई ऐसे लिखा जाता है, हिंदी भी सीखने को मिल रही है। क्या है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है, किसी भी सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। सजीव के दोस्तों ऐसे लिख लेते हैं, सॉरी, सजीव के शरीर की, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है, कोशिका है। पूछा जाता है कि कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, साइटोलॉजी, जो कि हमने पिछली कक्षा में जाना था। क्या, साइटोलॉजी। क्योंकि दोस्तों हमने जाना था पिछली कक्षा में कि जिसके पीछे लॉजी लगा होता है, इसका अर्थ होता है अध्ययन करना या कोशिका विज्ञान। क्या कहते हैं, या कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान। अच्छा, कोशिका विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है,
जिसने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी? कोशिका कोशिका विज्ञान का पितामह इसे कहते हैं भैया रॉबर्ट हुक। अच्छा दोस्तों, कोशिका विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। जबकि भारतीय कोशिका विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? यह अभी तक आपको शायद ही किसी ने लिखाया होगा। भारतीय कोशिका विज्ञान का पितामह किसको कहा जाता है दोस्तों? A.K. शर्मा को। किसको कहा जाता है? A.K. शर्मा। पूर्ण नाम बोले तो क्या है? अरुण कुमार शर्मा। क्या नाम है? पूर्ण नाम अरुण कुमार शर्मा। अच्छा, सबसे पहले हम जानते हैं कि ये किस लिए कहा जाता है संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। दोस्तों ये क्या है? देखो, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? कोशिकाओं का समूह, इसको भी जान लेते हैं। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है भाई? क्या कहलाता है? उत्तक। क्या कहलाता है? उत्तक। अच्छा, उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? ये भी अपन ने पिछले कक्षा में जाने थे, लेकिन फिर भी लिखवा देते हैं। क्या? हिस्टोलॉजी। क्योंकि ये साइंस है। हम जितनी बार इसको लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतनी हमें अच्छा होगी। क्योंकि कहते हैं कि करत करत अभ्यास जड़मत होती सुजान। करत करत अभ्यास जड़मति होती सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर बनत निशान। तो जितनी बार, ये पढ़ाई एक ऐसी चीज है जिसको हम जितनी बार प्रैक्टिस में लेंगे उतना ही क्या होगा? स्थायी ज्ञान होगा। तो इसलिए कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। और उत्तक विज्ञान का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? हिस्टोलॉजी। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? हिस्टोलॉजी। अच्छा, इसके बाद में हम जान रहे हैं कि इसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं दोस्तों, कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? कोशिकाओं समूह क्या है? उत्तक। हमने कहा कि कोशिकाओं से मिलकर क्या बना होता है? उत्तक। और उत्तक से मिलकर अंग। और अंग से मिलकर क्या बना होता है? अंग तंत्र। अंग तंत्र से मिलकर क्या बना होता है? शरीर। तो हम कह सकते हैं दोस्तों, जो ये शरीर है, मान लो थोड़ी देर के लिए ऐसा ये शरीर है, 2 हाथ है, 2 पैर हैं, 2 हाथ है, 2 पैर और एक मुख है। ये क्या है? अपना मनुष्य का शरीर है। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका ये क्या है? कोशिकाओं से मिलकर क्या बना होता है दोस्तों? ये देखो, कोशिकाओं से मिलकर क्या बना? उत्तक। क्या बना? उत्तक। फ्लो चार्ट को देखो आप, तो है ना। उत्तक से मिलकर क्या बना? अंग। जैसे कहें तो क्या? जैसे उत्तक भी क्या है? रुधिर भी तो क्या है? एक उत्तक है। रुधिर क्या है? उत्तक है। अंग बोले जैसे नाक, कान, ये क्या है? अंग है। और अंग तंत्र इन सबसे मिलकर बना होता है। और इन सभी अंग तंत्रों का समूह क्या कहलाता है भैया? शरीर। तो हम कह सकते हैं कि कोशिका शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। अब हम आगे जानते हैं इकाइयों के बारे में, तो हम जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम आगे जानते हैं। इसको थोड़ी देर के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों, आराम से समझते जाइए धीरे धीरे, कि धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो गड़ा ऋतु आए फल होए। तो अपन क्या है? धीरे धीरे लेंगे, है ना। ले लिया वो स्क्रीनशॉट? हाँ तो ले लीजिए। अब आगे जानेंगे।
सामान्य अर्थ क्या है? छोटा कमरा। कोशिका किसी भी सजीव की शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका। अच्छा, कोशिकाओं का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान का अध्ययन क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अच्छा, कोशिका विज्ञान का पितामह किसी को कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। किसको कहा जाता है? रॉबर्ट हुक को। भारतीय कोशिका विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? ए.के. शर्मा। बोले तो अरुण कुमार शर्मा। कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक। क्या कहलाता है? उत्तक। इसके बाद में जानेंगे कि मर्त कोशिका की खोज किसने की थी। इसके मर्त कोशिका की खोज पूछ लिया जाता है। मर्त कोशिका की खोज किसने की थी? जो कोशिका विज्ञान का पितामह है उसी ने। किसने? रॉबर्ट हुक ने। रॉबर्ट हुक ने। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, बिल्कुल। जो कोशिका विज्ञान का जनक है रॉबर्ट हुक, उसी ने मर्त कोशिका की खोज की थी। कब की थी? 1665 में। 1665 में कन्फर्म है ना। इसके बाद इसने किसमें खोज की थी भाई? किसमें खोज की थी? पेड़ की छाल में। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसमें की? पेड़ की छाल में। इसने देखा जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता ना, ऐसे ऐसे उस छाल में इनको ऐसे दिखाई दिया, तो इसको ही क्या बोला इसने? सेल। क्या बोला? सेल। तो पेड़ की छाल में किसने की? पेड़ की छाल में रॉबर्ट हुक ने की कोशिका की खोज, जो कि अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में लिखा। माइक्रोग्राफिया। कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों कि रॉबर्ट हुक की पुस्तक कौन सी थी? माइक्रोग्राफिया। कौन सी थी? माइक्रोग्राफिया। और उस पादप का नाम भी पूछ लिया जाता है कभी कभी। क्या? पादप का नाम भी पूछ लिया जाता है। क्वेरकस शुबेर। क्वेरकस शुबेर नामक पादप में। क्वेरकस शुबेर नामक पादप में। इसको तो मिटा देते हैं अपन, जो कि अपनी मधुमक्खी की छत्ते के बारे में चर्चा की थी। तो कौन सा पादप था? क्वेरकस शुबेर। भैया बत्ती गुल हो जाती है कभी पादप का नाम पूछ लिया जाता है तो। अच्छा, मर्त कोशिका की खोज के बारे में अपन ने जाना। इसके बाद में अपन जान लेते हैं जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज वो तो क्या थी? जीवित कोशिका, मृत कोशिका। अब जान लेते हैं जीवित कोशिका की खोज। जीवित कोशिका की खोज किसने की? ये था भी एंटी वॉन लिवॉन हॉक ने। एंटी वॉन लिवॉन हॉक ने। एंटी वॉन लिवॉन हॉक यह एक वैज्ञानिक था जिसने क्या की? जीवित कोशिका की खोज किसमें की? जीवाणु में। किसने की? किसमें की? जीवाणु में। इसलिए इसको जीवाणु विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान का पितामह भी कहा जाता है। इसने आरबीसी की भी खोज की। आरबीसी रेड ब्लड सेल, आरबीसी की भी खोज की। आरबीसी की भी खोज की। इसने शुक्राणु की भी खोज की। शुक्राणु की भी खोज की। अपन है ना उसी प्रकार से पोस्टमार्टम की तरफ पढ़ेंगे। पूछा जाएगा जीवित कोशिका की खोज किसने की? एंटी वॉन लिवॉन हॉक ने। किसमें की? जीवाणु में की। जीवाणु विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? एंटी वॉन लिवॉन हॉक को। आरबीसी की खोज किसने की? एंटी वॉन लिवॉन हॉक ने। शुक्राणु की खोज किसने की? एंटी वॉन लिवॉन हॉक ने। अब अपन जानेंगे कि क्रियात्मक इकाइयां किस किस की क्या होती हैं, है ना।
इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर बाद में उतार लेना आराम से ना। देखो मैं तो ये कहता हूँ कि आप कहीं भी पढ़ो लेकिन अच्छा कंटेंट पढ़ो, जहाँ पे आपको अच्छा कंटेंट मिलता है उसी जगह पे आप क्लास लीजिए, और जितना भी पढ़ो अच्छे से पढ़ो, है ना। आपको अगर मेरी क्लास अच्छी लगे तो इस पे पढ़ो, अन्यथा और किसी पे पढ़ो, जो आपको अच्छी लगे उस पे पढ़ो। दोस्तों ये चैनल है, ऐसा चैनल है जो उन विद्यार्थियों के लिए है जो इकोनॉमिकली पुअर हैं, आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं और वो बड़ा कोर्स बड़े पैसों में परचेज नहीं कर सकते। उनके लिए ये बिल्कुल अच्छा कोर्स है, बेटर है, सबसे अच्छा कोर्स है। जो महंगे से महंगा कोर्स खरीदते हैं उसमें भी इतना कंटेंट नहीं दिया जाएगा जितना मैं दे दूंगा आपको, है ना। तो बने रहें अपने इस KR कुमार साइंस स्टूडियो की क्लास के साथ। अब देखो आपको ऐसे रोचक तथ्य देखने को मिलेंगे जिनको आपने शायद में पहली बार ही जाना होगा। अपन देखा प्रमुख इकाइयां, क्या प्रमुख इकाइयां, प्रमुख इकाइयां पोस्टमार्टम कर देंगे अपन, है ना। प्रमुख इकाइयां, देखो अपन ने देखा शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है भाई? क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिका। क्या है? कोशिका, है ना भाई। जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, स्टार लगाते जाइए भाई। दूसरी लिखो श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई, श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है भाई? कूपिकाएं। क्या है? कूपिकाएं। एक ही जगह पे कंटेंट मिलेगा आपको। अच्छा तीसरी बात लिखो तंत्रिका तंत्र की, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है भाई? क्रियात्मक इकाई क्या है? बोलो भाई। तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स। क्या है भाई? न्यूरॉन्स। क्या है? न्यूरॉन्स। किसकी है भाई? किसकी है? तंत्रिका तंत्र की। अच्छा चौथी बात लिखो वृक्क या किडनी की, वृक्क या किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? वृक्क या किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? क्या है भाई? वृक्क या किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन्स। क्या है? नेफ्रॉन्स। एक है अपनी क्या? न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड की, न्यूक्लियोटाइड बोले तो DNA की। न्यूक्लिक अम्ल की क्रियात्मक इकाई क्या है? क्या है? न्यूक्लिक अम्ल की क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूक्लिक अम्ल जिसको DNA बोलते हैं, न्यूक्लिक, है ना। न्यूक्लिक अम्ल की क्रियात्मक इकाई क्या है? क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। पूछे जाते हैं हमेशा एग्जामों में, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। क्या है भाई? न्यूक्लियोटाइड। एक और पूछा जाता है एमिनो अम्ल, एमिनो, एमिनो सॉरी एमिनो अम्ल तो क्या है? क्रियात्मक इकाई किसकी है? अच्छा प्रोटीन की क्रियात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन की
क्रियात्मक इकाई, क्रियात्मक इकाई क्या है? प्रोटीन की क्रियात्मक इकाई क्या है? एमिनो अम्ल, एमिनो अम्ल। अर्थात जो हमारा प्रोटीन है वो 20 प्रकार के एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अपने क्या जानी, 6 क्रियात्मक इकाइयां जान लिए। सबसे पहले शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है भाई? कोशिका। दूसरी श्वसन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है? कोशिकाएं। तीसरी तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या है भाई? न्यूरॉन्स। चौथी वर्ग की क्रियात्मक इकाई क्या है? नेफ्रॉन्स। पांचवी न्यूक्लिक अम्ल की क्रियात्मक इकाई क्या है? न्यूक्लियोटाइड। छठवीं प्रोटीन की क्रियात्मक इकाई क्या है भाई? एमिनो अम्ल। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। इसके बाद अपन आगे पढ़ते हैं। इतने पानी पी लेते हैं दोस्तों ना। इतना अच्छा कंटेंट दिया जाएगा आपको जिससे बाहर कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, है ना। मस्त रहिए, नोट्स बनाते रहिए और आनंद लेते रहिए क्लास का, है ना दोस्तों। मिटा दें? स्क्रीनशॉट ले लिया तो चलो मिटा देते हैं। इतना सबके याद है ना? चलो अच्छी बात है, याद होना भी जरूरी है। और ना भी हो तो बार बार अभ्यास करना चाहिए। आराम से सीखते रहिए। बोर तो नहीं हो रहे हो भाई? बोर कैसे होंगे कि आपको इतना अच्छा कंटेंट दिया जाएगा, तो बोर होने का तो काम ही नहीं है। आप कोई भी एग्जाम में देना 100% साइंस से ट्यूशन बाहर नहीं जाएगा। जितना आपको लिखा रहा हूँ उससे बाहर कभी भी नहीं जाएगा। कोई सी भी एग्जाम देना आप साइंस का, जिस भी परीक्षा में साइंस आती है उसमें एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। अब जानते हैं अपन कोशिका सिद्धांत। क्या? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या जानेंगे? सेल थ्योरी, जिसको बोलते हैं सेल थ्योरी। यह सिद्धांत किसने दिया था भाई? स्लाइडन एवं स्वान ने। स्लाइडन एवं स्वान ने। किसने दिया था भाई? स्लाइडन एवं स्वान ने। दोस्तों क्या साइंस में कुछ त्रुटि भी हो जाए ना तो आप समझने पे ज्यादा फोकस करना, त्रुटियों को मत देखना ना। स्लाइडन एवं स्वान ने। कोशिका सिद्धांत क्या था भाई? इसने कहा, जो सभी ने कहा इसने भी कहा, स्लाइडन एवं स्वान ने, कि सभी सजीवों का शरीर, सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने कहा प्रत्येक सजीव कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसने कहा। लेकिन इसमें कुछ कमी थी। इसने यह सिद्ध नहीं कर पाया कि कोशिकाएं आती कहां से हैं। कमी क्या थी भाई इसकी? कमी इसने कहा कि इसका यह पता नहीं चला कि कोशिकाएं आती कहां से हैं। कोशिकाओं की उत्पत्ति कहां से होती है, यह नहीं बता पाया। कौन? स्लाइडन एवं स्वान ने, दोनों ने, कि कहां से उत्पत्ति होती है। चलो ये कमी थी। फिर इनके बाद में आता है कौन? रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव, इसने सिद्ध कर दिया। रुडोल्फ विर्चोव आते हैं। इसने कहा क्या कहा? नवीनतम कोशिकाओं की उत्पत्ति
कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। पूर्ववर्ती अर्थात पुरानी कोशिकाओं से होती है। पुरानी कोशिकाओं से होती है। चलो अच्छी बात है। रुडोल्फ विर्चोव ने कहा कि नवीनतम कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। अच्छा, नवीनतम कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है, लेकिन इसका एक अपवाद था। कौन? अपवाद, कोशिका सिद्धांत का अपवाद। कोशिका सिद्धांत का अपवाद। भाई अपवाद तो क्या होता है? हर जगह होते हैं ना भाई अपवाद। अपवाद वायरस, वो क्या था? वायरस या विषाणु। कौन था? अपवाद। ये क्या होता है? नहीं इसकी उत्पत्ति कोशिकाओं से होती है और ना ही किसी और से, ना इसमें जैविक क्रियाएं नहीं होती है। क्या होती है? जैविक क्रियाएं नहीं होती है। इसलिए ये क्या है? कोशिका सिद्धांत का अपवाद है। क्यों है? क्योंकि ये जब शरीर में एंट्री करता है, क्या शरीर में प्रवेश करता है तब जीवित होता है। शरीर में जब प्रवेश करता है तो क्या हो जाता है? जीवित हो जाता है। और जब तक शरीर से बाहर रहता है तो क्या होता है? मृत होता है, अर्थात निर्जीव होता है। इसलिए क्या ये अपवाद है। तो हम देखते हैं कि बीच की कड़ी है, क्या सजीव तथा निर्जीव की बीच की कड़ी है। तो हम जानेंगे कुछ प्रमुख कड़ियां, है ना। तो इतना इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में अपन आगे जानेंगे कि क्यों है। कुछ प्रमुख कड़ियां जानेंगे जो हमेशा एग्जाम में पूछी जाती है। तो इतना देख लिया होगा आपने कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया? स्लाइडन एवं श्वान ने। सभी सजीव कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। किसने कहा? स्लाइडन एवं श्वान ने। लेकिन इनमें कमी क्या थी इसके सिद्धांत में? कोशिकाओं की उत्पत्ति कहाँ से होती है ये नहीं सिद्ध कर पाए। इसके बाद में वैज्ञानिक आते हैं रुडोल्फ विर्चोव। रुडोल्फ विर्चोव ने कहा, यह सिद्ध कर दिया कि नवीनतम कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं अर्थात पुरानी कोशिकाओं से होती है। लेकिन इसका अपवाद कौन था? वायरस। तो वायरस के बारे में जान रहे हैं अपन, क्योंकि यह क्या है? सजीव तथा निर्जीव की बीच की कड़ी। तो कुछ प्रमुख कड़ियां भी जान लेते हैं अपन, है ना। इतना समझ आया? बिल्कुल अच्छी बात, समझ आना भी चाहिए, क्योंकि इतना अच्छा पढ़ा रहे हैं। कह तो नहीं सकता, लेकिन आपके कमेंट्स में पता चलेगा कि कितना अच्छा पढ़ाए हैं, कितना खराब पढ़ाए हैं, है ना। वो तो दोस्तों आपसे ही सब कुछ तय होता है। खुद के मुख से बड़ाई करना गलत बात है। तो कितना अच्छा पढ़ा रहे हैं या कितना गलत पढ़ा रहे हैं, है ना। तो कुछ प्रमुख कड़ियां क्या लिखेंगे? कुछ प्रमुख योजक कड़ियां। योजक कड़ियां किसे कहते हैं भाई दोस्तों? जिसमें दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं या लक्षण पाए जाते हैं। तो हम कहेंगे सजीव तथा निर्जीव की बीच की कड़ी कौन है? इस पे सब स्टार लगाते जाइए आप। सजीव तथा निर्जीव के बीच कड़ी। सजीव तथा निर्जीव के बीच कड़ी कौन है भाई? विषाणु। क्या है? विषाणु। बताया ना कि हरामखोर आदमी है। क्या है? हरामखोर आदमी है। जब शरीर के अंदर प्रवेश करता है तो जीवित हो जाता है, और जब शरीर के बाहर रहता है तो मृत हो रहता है। अब दूसरा लिखो, पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी। पादप तथा जंतुओं के बीच कड़ी। पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी
क्या है दोस्तों? पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी है युगलीना। कौन है? युगलीना। युगलीना किसको कहा जाता है? पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना। और सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी कौन सी है? विषाणु। क्या है? विषाणु। थोड़ा ग्रीन पेन से कर देते हैं जो आपको अच्छे से दिखेगा दोस्तों, है ना, नो प्रॉब्लम। अच्छा, तीसरी बात है, कवक तथा शैवालों के बीच की कड़ी कौन सी है? कवक तथा शैवालों के बीच की कड़ी, कवक तथा शैवालों के बीच की कड़ी, इसको तो सब जानते हैं, इसको तो कवक तथा शैवालों के बीच की कड़ी डैश डैश लगा देते हैं दोस्तों ना, समझ जाएंगे। इसको कहते हैं लाइकेन। क्या है? लाइकेन। लाइकेन। एक आती है पक्षियों तथा सरीसृपों के बीच की कड़ी कौन सी है? पक्षियों तथा सरीसृपों के बीच की कड़ी डैश डैश कौन सी है भाई? आर्कियोपटेरियस। कौन सी है? आर्कियोपटेरियस। ये क्या होता है? पक्षी के समान होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसके पंख ऐसे होते हैं कि सरीसृपों के से लक्षण भी पाए जाते हैं। आर्कियोपटेरियस। कौन है भाई? पटेरियस। अच्छा, जीवाणु तथा विषाणु के बीच की कड़ी कौन सी होती है? जीवाणु तथा विषाणु के बीच की कड़ी, जीवाणु तथा विषाणु के बीच की कड़ी कौन सी होती है? रिकेट्सिया। कौन सी होती है? रिकेट्सिया। अच्छा, एक आती है पक्षी तथा पादप तथा जंतु, सजीव तथा निर्जीव की जब बात कर लिया अपन, ये प्रमुख कड़ियां होती हैं। क्या होती है? प्रमुख योजक कड़ी। अर्थात इनमें दो प्रकार के गुण पाए जाते हैं। जैसे सजीव तथा निर्जीव के बीच की कड़ी विषाणु, इसमें दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हैं। पादप तथा जंतुओं के बीच की कड़ी युगलीना। क्या? युगलीना। कवक तथा शैवालों के बीच की कड़ी कौन सी है? लाइकेन। पक्षियों तथा सरीसृपों के बीच की कड़ी आर्कियोपटेरियस। जीवाणु तथा विषाणु के बीच की कड़ी रिकेट्स या। इसके बाद में देखते हैं अपन सरीसृप तथा स्तनधारियों के बीच की कड़ी। एक और कड़ी बची है दोस्तों, कौन सी? सरीसृप तथा स्तनधारियों के बीच की कड़ी कौन सी होती है? प्लेटिपस। कौन सी होती है? प्लेटिपस। ये क्या होता है? अंडा देने वाला एक स्तनधारी है। तो अंडा देने वाले किसमें आएंगे? पक्षियों में। तो अपन ने कुछ योजक कड़ियां जानी, उसके बाद में अपन देखेंगे कुछ आगे और भी इम्पोर्टेंट चीजें। सबसे बड़ी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका, इतना तो समझ लिए होंगे ना। अच्छा चलो ठीक, आगे चलो। आगे चलते हैं दोस्तों, है ना। जितना आपके समझ आना चाहिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उतना समझ आना चाहिए। लास्ट टॉपिक चल रहा है अपना, है ना। फिर उसके बाद में कोशिका के बारे में आगे पढ़ेंगे, क्योंकि अधिक पढ़ा देंगे तो आपके सिर के ऊपर से निकल जाएगा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जानेंगे हम। अब क्या जानेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, सबसे छोटी किसमें पाई जाती है, संसार की सबसे बड़ी क्या होती है, संसार की सबसे छोटी क्या होती है, इन सब के बारे में जानेंगे अपन। क्या? देखो, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है?
अच्छा, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है भाई? शुतुरमुर्ग के अंडे में। किसमें पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में। किसमें पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में, जिसको ऑस्ट्रिच भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑस्ट्रिच, है ना भाई। ये एकमात्र ऐसा पक्षी होता है जिसके पंख होते हुए भी नहीं उड़ पाता है। कौन? शुतुरमुर्ग, क्योंकि इसका भार बड़ा होता है। दूसरी बात, अच्छा, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है दोस्तों? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा किसमें पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा, जिसको क्या कहते हैं? पादप जगत का जोकर भी कहते हैं। किसको कहते हैं? पादप जगत का जोकर। पादप जगत का जोकर। तीसरी बात करते हैं, मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? चौथी बात, सॉरी, मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है? मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है दोस्तों? छठवीं बात, पादपों में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? पादपों में, ये आज तक आपने नहीं पढ़ा होगा, पादपों में सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? पादपों में सबसे लंबी आज तक ये आपने जाने ही नहीं होंगे, बड़े रोचक तथ्य हैं, तो जानिएगा आप इनमें। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? अंडाणु में। किसमें पाई जाती है? अंडाणु में। मनुष्य में सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है भाई? शुक्राणु में। किसमें पाई जाती है? शुक्राणु में। मनुष्य में सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है? तंत्रिका। तंत्र। अच्छा, पादपों में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है भाई? पादपों में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? एसिटोबुलेरिया। अच्छा, पादपों में सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है भाई? माइक्रोसिस्टम। माइक्रोसिस्टमा यानी सिस्टम। और सबसे लंबी, पादपों में सबसे लंबी कोशिका किसमें पाई जाती है? रेमी फाइबर। किसमें भाई? रेमी फाइबर। ये सभी क्या है भाई? ये सभी क्या हैं? शैवाल है, इसलिए आपको नाम नए लग रहे होंगे। ये सभी क्या है? शैवाल है। तीनों को तीनों क्या है? शैवाल है। चलो याद करते हैं। सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? शुतुरमुर्ग के अंडे में, जिसको ऑस्ट्रिच कहते हैं। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? माइकोप्लाज्मा में। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? अंडाणु में। मनुष्य में सबसे बड़ी कोशिका किसमें पाई जाती है? देखो यहाँ देखना, सब बड़ी, छोटी और लंबी, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आपको पूछा जाता है बड़ी और आप लगा देते हो लंबी और बड़ी में क्या है? अंतर है। इसमें क्या है? लंबाई बड़ी होती है, और इसमें क्या होता है? आकार और लंबाई दोनों रूप में सभी समान होते हैं। सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु में। किसमें पाई जाती है? शुक्राणु में। मनुष्य की सबसे छोटी कोशिका किसमें पाई जाती है? शुक्राणु में। सबसे लंबी तंत्रिका तंत्र में। पादपों में सबसे बड़ी कोशिका एसिटोबुलेरिया।
बुलेरिया। सबसे छोटी कोशिका माइक्रो सिस्टम जो कि क्या होते हैं, शैवाल होते हैं। और सबसे लंबी कोशिका पादपों में रेमी फाइबर। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वो ऐसे एक साथ याद भी नहीं होते हैं, लेकिन वो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास जड़मत होत सुजान, और रस्सी आवत जावत है छिल पर बनत निशान। तो याद हो जाएंगे धीरे धीरे आपके भी, जैसे मेरे याद हैं उसी प्रकार से। नेक्स्ट क्लास में इससे आगे के बारे में जानेंगे अपन। तो थैंक यू।